अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूं वकास वालाना। एक तो सेनेट के अंदर एक और सेक्रेटेरिएट में करारदाद को जमा करवाया इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ी खबर रात को आपको पता है कि पीटीआई बल्ले के निशान के लिए कितना भाग रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, बल्ले का निशान नहीं रहा। उसके बाद मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरह के जो निशानात हैं, इलेक्शन सिंबल्स, वो मिल चुके हैं। उसकी वो कंपेन भी कर रहे हैं। पीटीआई एक अपना फोरम भी बना रही है, वेबसाइट टाइप बना रही है, जिसके ऊपर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपके हलके के अंदर कौन सा उम्मीदवार किस इंतखाबी निशान के साथ है। लोग कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। दूसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, आपको पता है कि वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं। आज फिर उन्होंने दोहराया कि तीर ही बल्ले का शिकार करेगा, तीर ही शेर का शिकार करेगा, बल्ला तो रहा नहीं है। तो अब सिर्फ दो पार्टियां हैं, एक PMLN है, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। वहां पर इवन नारे तक लगे, नवाज शरीफ को चोर कहने के नारे तक लग गए बलूचिस्तान के अंदर। और फिर उन्होंने कहा कि जिसने 3 दफा वजीर आजम बनकर जिनके कांधों पर आया, अब फिर तो चौथी दफा भी अगर बन गया तो उन्हीं के साथ उसने लड़ना है। बल्ला तो रहा नहीं है, इसलिए अपना इलेक्शन वोट जाया ना कीजिएगा, बल्कि तीर के ऊपर मोहर लगाइएगा। और मैं आपको यूनिवर्सिटीज और 10 निकाती एजेंडे पर अमल करके पूरा करके दिखाऊंगा। परवेज खटक ने कहा कि तहरीक इंसाफ जाली पार्टी थी, ना इन्होंने कभी इलेक्शन सही तरह से कराया, वन मैन पार्टी थी, उसका हल यही होना था। रजा हारून साहब, सदीकुल फारूक साहब, मेजर खुरम रोखड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। रजा हारून साहब, आपसे आगाज करेंगे। आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई है? जमहूरी और अवामी सोच के साथ कहेंगे तो यकीनन एक ज्यादती के पहलू नजर आएगा। लेकिन अगर आप प्योर आईनी, कानूनी और इलेक्शन के लॉज के हिसाब से बात करेंगे, तो जैसा कि अदालत को होना भी चाहिए, अदालत पॉपुलर फैसले नहीं करती, करने भी नहीं चाहिए। अदालत फैसले करती आईन, कानून, दस्तावेजात, माजी की रवायात और सबूत शवाहिद की बुनियाद पर। तो ये चीजें हमने, हालांकि हमदर्दी रही सबकी, सब चाहते थे कि सियासी पार्टी है, बड़ी सियासी पार्टी है, उसको उसका निशान मिले। लेकिन चूंकि वो जो जवाबित हैं और जो रेक्विजिट्स हैं इलेक्शन के लिए, इलेक्शन सिंबल हासिल करने के लिए, एक तो ये है जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, दूसरा एनुअल ऑडिट जो है, ये दो चीजें बड़ी लाजिम और मलजूम होती हैं। इनका जिक्र है इलेक्शन एक्ट में। जब वो पूरी नहीं होंगी तो कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे अदालत पॉपुलर फैसले नहीं करती। उसका काम ये होता है कि वो आईन और कानून को फॉलो करे और फैसले करे। तो मेरे ख्याल में मुनासिब फैसला है, दुरुस्त फैसला। और वो तो अपने जो समाते करते रहे, उसके अंदर दलाइल देते रहे। उन्होंने कहा कि बाकी पार्टीज का भी यही हाल है, मुस्लिम लीग नून का, पीपल्स पार्टी का, दीगर पार्टियों का यही हाल है। तो कल को आपकी बारी भी आ सकती है ऐसे? सर ये होता नहीं ना। अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो अगर आपने कानून की ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी की है, लाल बत्ती तोड़ी है, तो इसलिए आपको छोड़ नहीं देगा चालान करने से कि जी और गाड़ियां भी तोड़ रही हैं। नहीं, आप तो अपनी बात के जवाब दें। और यकीनन अगर दूसरी पार्टियों में भी बेकायदगी है तो वो अपनी चीज के जवाब दें। एक गलती जो है वो दूसरी गलती को, या एक गुनाह दूसरे गुनाह को, ये कह के तो नहीं किया जा सकता ना कि जी दूसरे भी कर रहे हैं तो हमने भी कर लिया। तो आई डोंट थिंक दिस अ वैलिड आर्गुमेंट। ये बिल्कुल फजूल सी बात। सदीकुल फारूक साहब, 2018 में सेनेट इलेक्शन में आपके शेर का निशान छीना गया, ये कल से रिपोर्ट भी हो रहा है। तो आपको तो ये मुसलसल ज्यादती लगनी चाहिए जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। सदीकुल फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकास वलाना साहब, आप बड़ी नादर मिसालें और तशबीहात ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, और यही आपके प्रोग्राम का इम्तियाज है। अच्छा जी, सही है। अच्छा, उस वक्त जिस तरह से वो अदलिया के 5 जजों ने जो कुछ किया, फाइनली फिर एक साहब तो मॉनिटरिंग जज तो इस्तीफा दे ही गए आखिर। अच्छा। उस वक्त जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब को आउट किया गया, सारी दुनिया उसकी मजम्मत ही करती है। हमने कोई, या नवाज शरीफ साहब ने कोई आइन कानून नहीं तोड़ा था, वो मामला ही कुछ और था। को पता है क्या मुकदमा दायर किया, क्या निकाला। अब यहाँ कल ये कवरेज सारी लाइव हुई है। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई, और मैं बैठा रहा। मैंने पीटीआई के वकला अली जफर साहब, खान साहब को सुना,
अटॉर्नी जनरल को सुना और चौथे वकील को सुना। चीफ जस्टिस को बार बार एक एक नुक्ते पर जोर देते हुए, सवाल पूछते हुए सुना। कोई एक नुक्ता ऐसा नहीं था जो पीटीआई के हक में जाता हो, और पीटीआई ने अपना आइन पार्टी का और कोई कानून, कोई उसूल उसकी पैरवी की, अच्छा जी। किसी की नहीं। यानी देखते पीटीआई के वकाला ने क्या कहा कि वो जी प्रोसीजरल चीजें ले ली हैं चीफ जस्टिस साहब ने, टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये किया है, ठीक ये है। नहीं कहा कि गलत किया। यानी वो भी मान रहे कि बहरहाल हमने गलतियां की हैं। तो अब उस वक्त देखिए बिलाना साहब, बड़ा ही आसान, जी सर। आप इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन दिए थे, सही। क्या जरूरत थी एक दिन में सारा कुछ करने की, उल्टा सीधा? फिर क्या जरूरत थी बड़ी पार्टी को, वो केपीके के एक दूर उफ्तादा गांव में, किसी को पता ही नहीं, वोटर्स लिस्ट कोई नहीं, नॉमिनेशन पेपर कोई नहीं, विड्रॉल पेपर कोई नहीं, ठीक है। कोई कम अज कम फॉर्मेलिटीज तो पूरी करता है यार। आप कह दें नवाज शरीफ के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं यानी हो। आप कह रहे हैं जो किया सो भरा, इसमें कोई ज्यादती नहीं है, और अगर इलेक्शन इसी तरह होते हैं तो वो फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ ही होंगे। यानी मेरा मतलब कहने का यह है, मैं आपकी इस बात को एंडोर्स करते हुए जो इजाफी बात कहना चाहता हूँ जी जी। कि ठीक है कि इमरान खान के मुकाबले में, नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में, बिलावल के मुकाबले में कोई नहीं खड़ा होगा, सही। लेकिन अल्लाह के बंदो जो फॉर्मेलिटीज पूरी होनी है वो तो करो। वो तो करो। एक रजा साहब। लड़का पसंद करते हैं, जी सर। उनका रिश्ता तय हो जाता है, अच्छा। फिर निकाह होता है जी जी। रुखसती से पहले। अच्छा अगर जी। ये निकाह नहीं होना, जा जी ले जाओ तू, हो जाएगी, आप पसंद हो गई, इस तरह से नहीं होता। में ऐसे हो भी जाता है पाकिस्तान में। खैर, रजा हारून साहब, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का तो शोर आपने भी, बिलावल साहब ने भी बहुत बचाया हुआ है, और अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। पीटीआई के साथ जो हुआ है ये तो सरीहन खिलाफ वर्जी हो गई लेवल प्लेइंग फील्ड की। इसकी सेंक्टिटी रहेगी 8 फरवरी के इलेक्शन की अगर होता है? बहुत सारी बातें जो है ना वकास भाई, उनका जैसे मैंने पहले कहा कि एक जमहूरी सोच, जमहूरी रवायात की अमलदारी का मैदान इंतखाब का दिन है। कानून और आइन को फॉलो करना अदालत का काम है, जजेस का काम है। एक बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि किसी भी सियासी जमात को, ये बुनियादी नुक्ता समझ लीजिए जी सर। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होने की कतन कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई सियासी जमात न रजिस्टर होने चाहे तो बगैर रजिस्टर हुए भी अपना वजूद कायम रख सकती है। रजिस्टर करने की सिर्फ एक ही वजह होती है, और वो होती है कि आप इलेक्शन सिंबल हासिल करना चाहते हैं अपनी पार्टी के लिए। उस इलेक्शन सिंबल हासिल करने के लिए जब आप रजिस्टर होते हैं तो आपका गजट नोटिफिकेशन होता है, आपके इलेक्शन का गजट नोटिफाइड किया जाता है वो, सही। और वो गजट नोटिफिकेशन होने के बाद आपको सिंबल दिया जाता है। तो जब आप ये बुनियादी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड की आप बात करेंगे, तो फिर ये दो मुतजाद बातें हैं ना। आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर नहीं रहे हैं, आपके पास लाइसेंस है नहीं गाड़ी चलाने का, और आप बजे देंगे आपने गाड़ी चलानी है सड़क पे। नहीं, वो सदीकुल फारूक साहब कह रहे थे निकाहनामा है नहीं, और आप कह रहे हैं दुल्हन मेरे हवाले कर। सुन लीजिए, वो सदीकुल फारूक साहब कह रहे हैं निकाहनामा है नहीं और दुल्हन मेरे हवाले कर। जी। मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ लेकिन मैं लाइसेंस नहीं लूंगा। अच्छा। ये तो यही वाली बात हो गई ना। ये तो गैर कानूनी बात को तो आप लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर, हाँ दीगर बातें उनकी दुरुस्त हैं जो वो फरमा रहे हैं, जो कुछ उनके साथ हो रहा है, लेकिन ये वाली जो मखसूस बात है ये तो बहुत ही कानूनी और आईनी नौयत की बात है। ठीक। सदीकुल फारूक साहब, आपने एक तो उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस का रेफरेंस दे दिया, हवाला दिया, अच्छी बात है। आपने निकाह का कहा, तो आपका जो दूल्हा है वो निकाह नामे के साथ ही दुल्हन को ले गया। ये ना हो कल को आपका पंडोरा बॉक्स खोला जाए, ये दिन आपको दोबारा से देखने पड़ जाए तो आप भी इसी शिकंजे में हो। इसलिए जमहूरियत का साथ दें, जिस तरह रजा हारून कह रहे हैं कि कानूनी और जमहूरियत अलग अलग चीजें हैं। मैं ये कह रहा था कि निकाहनामा तो जुबानी निकाह भी हो सकता है गवाहों की मौजूदगी में। मैं तो ये कह रहा था कि बगैर निकाह के कि ठीक है पसंद करते हो आज ही चल जा, अब निकाह की जरूरत नहीं है, मैंने ये कहा। अच्छा खैर, लेवल प्लेइंग फील्ड और जमहूरियत, जमहूरियत बगैर कानून के, जी सर, बगैर उसूल के, बगैर अखलाकी कदरों के नहीं होता। कोई चीज नहीं।
सही, ये भी बात मानते जमहूरियत हैं। में उसूल ही होते हैं, दूसरे का हक तस्लीम करना, अपना जायज हक मनवाना, दूसरे की इज्जत और एहतराम करना। आप जमहूरियत मुल्क में अगर डेमोक्रेसी है, उसके मुताबिक फिर इलेक्शन होंगे, हुकूमत बनेगी, आइन बनेगा, पार्लियामेंट चलेगी। तमाम चीजें जमहूरी जो हैं वो आइन, कानून, उसूल, ज़ाब्ता, प्रिंसिपल्स, इनके बगैर नहीं चलती। सही, कि जमहूरियत है जी, इसका मतलब है किसी को जो फिर ये कहता है कि इसके बगैर उसे जमहूरियत का पता ही। ठीक है, सही। आगे बढ़ते हैं। रजा हरून साहब, बिलावल कह रहे हैं कि तीर ही बल्ले का शिकार करेगा, शेर का, यार बल्ला एक बार बार आ जाता है, तो बल्ला तो रहा नहीं, अब सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी मुकाबले में है, और अगर ये जो चौथी दफा वजीर आजम बन गया तो 5 साल बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। तीर इतने हैं कि शेर का शिकार हो जाए हर हलके में। बिलावल साहब ने जो बात कही है वो ऐन उनका हक है करना। जी सर। दूसरी बात थी कि उन्होंने बहुत ही बोल्ड और करेज स्टेप लिया। आप देखें ना, दोनों पार्टियों का बुनियादी फर्क देखें कि पीपल्स पार्टी का चेयरमैन जो है वो अपने आप को लाहौर ले जाकर इलेक्शन लड़ रहा है और वो किसी और के होम ग्राउंड में जा रहा है। हालांकि ये पहले पीपल्स पार्टी का ही होम ग्राउंड किया करता था पंजाब, लेकिन काफी अरसे से पार्टी की पोजीशन बड़ी वीक थी। इस वीकनेस के बावजूद बिलावल साहब ने एक बड़ा बोल्ड और भादुराना फैसला किया कि वो लाहौर चले गए और वो लाहौर से सीट कंटेस्ट कर रहे हैं। तो लाहौर के अंदर जो तख्ते लाहौर है उसी को चैलेंज करेंगे ना। क्या ये अच्छा होता, आप ये देखें ना, क्या ये अच्छा होता कि शहबाज शरीफ साहब कराची से अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेते, सही, लेकिन उन्होंने ले लिए। ये भादुराना स्टेप करके ही कोई वो डर गए, अपनी हैसियत मनवाता है ना। यही तो शान की बात है। और जिस घर में गए हैं उस घर के अंदर, उस शहर के अंदर उसको चैलेंज तो करेंगे वो। क्या बात है, यानी घर में घुसकर मारेंगे, वो बिलावल कह रहे थे पिछले दिनों। ठीक है, ये सियासी बयान होता है, इसका लिटरल मायने नहीं होते। घर में घुसकर शिकस्त देंगे, घर में घुसकर इंतखाबात में हराएंगे। और दोनों बड़े हरीफ है ना। देखें, अब बल्ले की गैर मौजूदगी में वो किसी को पसंद हो या ना हो, आईनी मजबूरियां हो, जमहूरी मजबूरियां, चूंकि बल्ला अब ग्राउंड में नहीं है, तो आपका क्या ख्याल है, दो मेन कंटेंडर्स कौन रह गए? एक मुस्लिम लीग नून है और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट, आई डोंट नो वेदर नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, और लेकिन पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट है ना, वो तो नॉमिनेट कर चुकी है पार्टी के, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे। तो वो इस वक्त पूरे मुल्क में अपने आप को जो मूव कर रहे हैं, ही वांट्स टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो वो अपने अपने जो मुकाबिल हैं उन्हीं को चैलेंज करेंगे ना। उसमें सियासी बयानबाजी भी होगी, उसमें जो है तकारीर भी होंगी, और ये सब जमहूरी अमल का, सियासी अमल का, इंतखाबी कैंपेन का हिस्सा होता है। सर अगर बल्ला नहीं रहा, लेकिन वो देखे ना, जो बल्लेबाज हैं वो अगर जूते के साथ, चैनक के साथ, कुर्सी के साथ भी इंतखाबी निशान के साथ लड़ रहे हैं, तो लोग जो उनके साथ बड़ी तादाद के अंदर हैं, क्या वो माइनस हो जाएंगे? उनको समझ नहीं आएगी क्या अभी भी पाकिस्तान 90s के अंदर, 80s के अंदर है? डायनामिक्स चेंज नहीं हो गए सोशल मीडिया और सब कुछ होने की वजह से, एक्सेस? सोशल मीडिया का वकायत भाई को हम बहुत ज्यादा वेटेज दे देते हैं। जमहूरी और इलेक्शन के अंदर इतना वेटेज होता नहीं है। बिल्कुल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, लेकिन ग्रास रूट की सियासत, ग्राउंड की सियासत, इलेक्शन डे की सियासत, उसकी साइंस, उसकी इंजीनियरिंग, उसकी मैनेजमेंट, उसके लिए आपको बहुत सारे लवाजमात है। सिर्फ पॉपुलैरिटी काफी नहीं होती है। सोशल मीडिया पे वोट नहीं डालेंगे, वोट डालने के लिए बंदे को पोलिंग एजेंट, पोलिंग स्टेशन जाना होगा। वो एक डायनेमिक्स है पूरी की पूरी। तो वहां पे आपको पार्टी, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। हर पोलिंग स्टेशन में आपको पोलिंग एजेंट चाहिए होता है। बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया हैं, ऐसे फेजेस हैं इलेक्शन के, कि जहां आपको एक बहुत ही मजबूत, स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल बेस चाहिए होती है इलेक्शन लड़ने। सदीकुल फारूक साहब मुझसे बहुत सीनियर हैं, कई इलेक्शन लड़े होंगे। मजाक बात नहीं होती है सिर्फ पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर और सोशल मीडिया की बुनियाद पर। नहीं, मैं नहीं समझता। अगर तहरीक इंसाफ भी ये बात समझ रही है तो वो, मैं समझता हूं कि वो गलतफहमी का शिकार है। मैं फिर एक और इसी हवाले से एक और सवाल करता हूं, लेकिन पहले जरा सदीकुल फारूक साहब ये देखें ना कि बिलावल तो घर में आकर, उन्होंने पिछले दिनों एक सियासी बयान भी दिया जो उनका हक है कि हम तो घर में आकर घुसकर मारेंगे, ज़ियाउल्लाह के मुसल्लत करदा लाहौर वालों को लाहौर से निकालेंगे, सफाया करेंगे, कराची से आप विड्रॉ कर गए। वो देखें उनकी हिम्मत को, उनकी जुर्रत को दाद दें, और इस दफा शेर का शिकार सिर्फ तीर ही करेगा और हो जाना है। कराची से किसी घर वगैरह, हाँ जी, बल्कि किसी और मसलहत के तहत शहबाज शरीफ साहब ने विड्रॉ किया है। मसलहतें, ड्राइंग रूम,
हर बात जो है वो कहने की नहीं होती, वरना वहां से सीट निकालना अब कोई मसला नहीं। दूसरी बात आपने फरमाई है सोशल मीडिया में, आता हूँ बिलावल साहब की बात। जी जी, आए आए। सोशल सोशल मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी जी सर। तेजी से खो रहा। बिल्कुल। सूफी दिल खींचने वाली होती है, मतन में जाओ तो कुछ होता ही नहीं, फीका। अच्छा, आप ऊपर लगते काफी सूफी व्लॉग्स देखते हैं। अच्छा। और मतन जो है वो उसकी तरदीद कर रहा होता है। सही सही। कोई जो खबरें जो उड़ाते हैं अफवाहें सोशल मीडिया के जरिए, जी सर। जब सुनती है तो पता चलता है कुछ भी नहीं है, सब झूठ था। सब झूठ था। तो ऐसी वारदातें करने से सोशल मीडिया अपनी हैसियत, अपनी साख, अपनी अहमियत बड़ी तेजी से खो रहा है। जी। अब आ जाइए बिलावल साहब की बात। आ जाए। यार, वो आपने सुना नहीं कि दो बंदे कुश्ती लड़ रहे थे, एक कमजोर था तो तगड़े बंदे ने उसको पकड़ के पटक दिया नीचे, ऊपर उसके सीने पे चढ़ बैठा। अच्छा, बड़ी उसने एग्जांपल्स। नीचे वाले ने टांग यूं करके उसको ऊपर रख दी। हम्म। उसने कहा, "भाई, तुझे टांग तो मेरी उत्ते हुए ना।" अच्छा। तो बिलावल साहब भी टांग ऊपर रख रहे हैं, तीर उनके पास कितने हैं? यार आपने ये क्या कर पहलवान तो आप आप हैं। अच्छा, मैं आता हूँ आप हरून साहब से पूछता हूँ। रोखड़ी साहब, सब बहुत शुक्रिया सर, मेहरबान कर दी क्या वो शेर है, देर कर दी मेहरबान आते आते। रोखड़ी साहब। हाँ जी। आते रोखड़ी साहब, आप बताइएगा सर, आपसे फिर वो बात तो मैंने कर ली, लेकिन आपके पुराने दोस्त, पुराने हबीब के साथ रात को बड़ी ज्यादती हो गई है। एक दफा फिर रात के 12 बजे तक अदालत लगी और एक दफा फिर उसे सुबकी उठानी पड़ी। आपको दुख हुआ? देखिए सर, जो कल की अदालत है ना, हमें हम इस स्टेज में आके खामखा के दुख और खामखा के जो सुख है ना, यकदम नहीं आते। जमानी जमा खर्च तो बहुत होता है। असल असल इशू ये है कि हम चाहते क्या है और हमारा असल मसला क्या है। हमारा मसला। दुख तमाम का, हमारा तमाम का कंसर्न क्या होना चाहिए, हमारा मुल्क होना चाहिए। हमारा कंसर्न हमारी नेक्स्ट जनरेशन होनी चाहिए, जो बच्चे जवान है ये होनी चाहिए। जैसे मेरे लिए मेरा कंसर्न मेरा अपने बेटे हैं, अपनी बेटियां हैं। मैं जैसे उनके लिए सोचता हूँ तो यही चीज हर पॉलिटिशियन को, एज स्टेट्समैन, हर बाकियों के लिए भी सोचनी चाहिए। तो उस असूल तो ये है। दूसरा, जो कल वाली हियरिंग है उसके अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि वो ऑन रिकॉर्ड है, टीवी के ऊपर वो सारे देख रहे हैं। और जैसे अभी बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया अगर ये टीवी पे ना होती और अगर ये लाइव ना चलाई जा रही होती तो फिर सोशल मीडिया ने वो कुछ करना था जो हम जो मर्जी कहते रहे कि वो झूठ है सच है, वो झूठ सच तब बहुत वाज़ेह हुआ कि जब चीजें ऑन रिकॉर्ड टीवी के ऊपर आना शुरू हो गई और ये जो पूरी प्रोसीडिंग्स थी इसको सब ने सुना। अब किसी के पास वो चीज नहीं है कि वो दिखला सके कि अंदर हुआ क्या, किया क्या। तो वो जो एक ये बेहतर हुआ। हम सब का कंसर्न पाकिस्तान होना चाहिए और जो जो उस जगह पर थे भी सही, उनको उस स्टेट ऑफ माइंड से निकालना किसने? हम यानी जो लोग ऑब्सेस्ड हो गए हैं या जो लोग इतनी तशकीर या इतने शुभात का शिकार हो गए सोशल मीडिया में एक बड़ी मुनज़्ज़म कैंपेन की वजह जी से, सर। कि उनके लिए भी सच झूठ समझना मुश्किल हो गया। तो कल वाली जो जजमेंट है उससे बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आई है और आगे जितना हम मामला को क्लैरिटी में लेके जाएंगे, मामला उतने क्लियर होते जाएंगे, उतना ही लोग स्टेबल होंगे। और जिम्मेदारी किस पे? जिम्मेदारी तमाम उन स्टेक होल्डर्स पे है। तो आपको लगता है कि अगर तहरीक इंसाफ को मंजर से आउट कर दें तो मुल्क के अंदर पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, आपने मेरी बात को ना शायद नहीं, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन आपसे पूछ रहा हूँ जी। मैं कौन होता हूँ किसी को इन और आउट करने वाला? मेरा तो डायरेक्टर पहले दिन से क्लियर है कि कोई भी ऐसी पार्टी जो एंटायर स्टेट नैरेटिव तौर पे लेकर चले और जिसके असरात नीचे तक आने शुरू हो जाए तो वो उस मुल्क के लिए एक ऐसी नई डिवीजन पैदा कर देती है जिसको हमने पिछले अरसे में देखा। जी सर। और किसी भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई है, जो भी उस स्टेज तक आए तो उसको दूर करना जरूरी होता है। लेकिन जब आप जानते हैं कि क्या तमाम लोग नीचे भी उनको भी वो भी कसूरवार हैं या वो हैं, तो इसमें अभी कैटेगरीज बन चुकी हैं, लोगों को समझ आ रही है। और जो हो रहा है, जो कुछ आज हो रहा है, इसके न आप जिम्मेदार है न कोई और जिम्मेदार है। जो कुछ अभी तक हो रहा है इसकी जिम्मेदार वही नैरेटिव है जो चल रहा है और आज तक वो नैरेटिव चल रहा है। इसलिए आप और हम किसी को आउट करने वाले नहीं है।
वो खुद रिस्पॉन्सिबल हैं अपने आप को हर जगह से आउट करने वाले खुद। सही, यानी तहरीक इंसाफ वाले खुद जिम्मेदार हैं, इमरान खान खुद जिम्मेदार है। और लॉलेस, क्योंकि एक लॉलेस सोसाइटी क्रिएट की गई, तो जब लॉ की इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी क्लैरिटी के अंदर, तो जो कुछ किया होगा तो उसकी चेक आप आ जाएंगे। अगर मोटरवे के ऊपर 200 की स्पीड में गाड़ी को भगा रहा है, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाएगा। वो कहे कि मैं क्यों पकड़ा गया हूँ भाई, आप 120 की स्पीड से ऊपर जा रहे थे। चले मैं एक छोटी ब्रेक ले लूं। क्रॉस नहीं की जाती, कुछ लाइंस क्रॉस नहीं की जाती। ये गाड़ी की एग्जांपल दूसरी दफा हो गई। सही, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। रोखड़ी साहब आपने साथ रहना है, मजीद भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे। तो तीर का मुकाबला अवाम का खून चूसने वालों के साथ होगा, तो अवाम के खून चूसने वालों के साथ 16 माह कैसे गुजार दिए? ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुशामदीद। रजा हारून साहब, जिस तरह सिद्दीकुल फारूक साहब भी एग्जांपल दे रहे थे कि छोटा पहलवान हो, नीचे भी पड़ा हो, टांग ऊपर रख ले तो इसमें ही खुश हो जाता है कि मेरी टांग तो ऊपर है। तो बल्ले तीर का भी वही हाल हुआ पड़ा है, आपकी सिर्फ टांग ही ऊपर है। अवाम का खून चूसने वाले अगर थे तो उनकी तारीफें क्यों करते थे शहबाज शरीफ साहब की? इलेक्शन जो होता है, इलेक्शन कैंपेन का दिन जब होते हैं, इलेक्शन होती है, तो जाहिर है कि अब सियासी हरीफ है ना, सियासी हलीफ के साथ जब आप बैठे हुए हैं तो उस वक्त आप हलीफ वाली बातें करते हैं। उस वक्त भी ये बात हो रही थी कि जब इलेक्शन होंगे तो ये हरीफ हो जाएंगे, और जब इंसान हरीफ हो जाता है, इलेक्शन में उतर जाता है, तो उसके स्टेटमेंट्स उसी मुनासिबत से होते हैं। इसमें कोई ऐब नहीं है। जाहिर है कि बिलावल भुट्टो साहब ने खड़े होकर शेर का वोट तो मांगना नहीं है। कल को नवाज शरीफ साहब जब तकरीर कर रहे होंगे तो वो ये तो नहीं कहेंगे कि तीर को वोट दे दो। ये तो अब हरीफ हो गए ना। तो अब ये इलेक्शन कैंपेन है, अब ये मुकाबला है, और मुकाबले की जुबान मिलेगी आपको। अच्छा। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई हर नहीं, लेकिन हमें मिसालें देते हुए, मेरी अर्ज है कि हमें मिसालें देते हुए, सिद्दीक फारूक साहब सीनियर आदमी है, बड़ा सोच समझ कर हमें मिसालें देनी चाहिए कि हमें अपने अपने लीडरान का एहतराम करें। मैं तो नवाज शरीफ साहब का एहतराम करता हूँ, बुजुर्ग सियासतदान है, सीनियर सियासतदान है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि हम उसी एहतराम के दायरे में गुफ्तगू रखें तो फिर मुनासिब रहता है। नथिंग अगेंस्ट सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे ये मिसाल जो है कोई बहुत मुनासिब मिसाल नहीं। जी, सिद्दीकुल फारूक साहब रिव्यू करें इस मिसाल को भी, और दूसरा मैं पूछता हूँ, एक तो रिव्यू करें ना, एहतराम करें। रजा हारून साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि एहतराम करना चाहिए, लेकिन लीडरों को खुद भी एहतराम करवाना चाहिए। अच्छा, ये क्या बात हुई? एहतराम करवाना चाहिए उन्हें भी। बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे सिद्दीक भाई की बात से मुत्तफिक है। लो जी, अखलाकी हुदूद को क्रॉस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐब नहीं है दूसरे लीडर पे तनकीद करना, ठीक है, लेकिन वो है ना कि हद चाहिए सजा को अकूबत के वास्ते। वाह, आखिर गुनाहगार हूँ, काफिर नहीं हूं मैं। वाह, आप ही कहते थे अंकल नवाज शरीफ, आप ही टाइम लेके मिलने लंदन जाते थे। अच्छा, आप शहबाज शरीफ साहब टाइम लेकर उनकी बड़ी तारीफ करते थे। तो अब भी कुछ हुदूद और क़यूद कायम रखनी चाहिए। ठीक है, बिलावल साहब हुदूद और क़यूद से बात तो अगर वो आपके कसीदे पढ़ने लग गए तो अपने वोटर को फिर कहेंगे कि जाके शेर के ऊपर, इंतखाबी निशान के ऊपर मोहर लगा दो। कसीदे ना पढ़ें, हमारी कारकर्दगी पर तनकीद करें। जी, देखिए मैं मिसाल देता हूँ, पीपल्स पार्टी 2008 से 2013 तक इख्तिदार में रही, मरकज में भी सही, और लोड शेडिंग जो उन्हें 4 घंटे की परवेज मुशर्रफ से विरसे में मिली थी, वो 20 घंटे तक पहुंचा दी। दहशतगर्दी कहाँ पहुंचा दी, वगैरह वगैरह वगैरह। उसका नतीजा ये हुआ कि 13 में जब इलेक्शन हुए पंजाब से बोरिया बिस्तरी गोल हो और बहुत से सूबों से। अब दूसरी बात, वो अगर हिसाब देना चाहते हैं तो हिसाब दें। 15 साल लगातार हो गए हैं आपको सिंध, 22,000 अरब रुपए आपको मिले, आपने डेवलपमेंट में क्या किया? 22,000 अरब, ठीक है, आपसे हल नहीं हो सका। का मसला आपसे हल नहीं हो सका, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आपसे हल नहीं हो सका। सही, गोस्ट स्टूडेंट्स हैं, मंसूबे कागजी हैं, और बहुत कुछ है। वक्त कम है, मैं मजीद भी बताऊं, ठीक है, लेकिन अब सूरत ये
कि अगर कारकर्दगी से आपने मुकाबला करना है तो आप कर लें मुस्लिम लीग नून, कि उसने तो लोड शेडिंग खत्म की, उसने तो दहशतगर्दी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म की, उसने सी पैक जो है उसको एक अमली जीता जागता उसका वजूद सामने रख दिया, उसने चप्पे चप्पे पे डेवलपमेंट की, उसने यूनिवर्सिटियां बनाई, वाह कॉलेजेस, तालिब पाकिस्तान इल्म, स्विट्जरलैंड बन गया, सारे खुशहाल हो गए, मुफ्त तालीम हो गई। वो स्विट्जरलैंड अगर ये अब मैं करूंगा, अगर सियासतदानों के खिलाफ इस तरह की साजिशें न हों, जो बाजवा साहब ने कहा था कि 70 साल से मुदाखलत करती रही एस्टेब्लिशमेंट, तो पाकिस्तान स्विट्जरलैंड बन जाता। बन जाता। लेकिन जी रोखड़ी साहब, एक तो ये है कि अगर जिस तरह मुझे शाहिद खाकन अब्बासी का कल वो फिर याद आ गया, उन्होंने कहा कि मैं वजीर आजम नहीं था बल्कि जॉब होल्डर था और कुर्सी की कोई ताकत नहीं होती, तो फिर कुर्सी के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं, मर रहे हैं सब, एक कि वो मिल जाएगी तो मैं नहरें बहा दूंगा। एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दीजिए। और जिस तरह बिलावल कह रहे हैं कि चौथी दफा भी ये बन गया तो उन्हीं के साथ लड़ेगा जो इसे लेकर आते रहे हैं और अब भी ला रहे हैं, तो आप भी इनके साथ हैं नून लीग के, तो आपको भी सोचना चाहिए। रोखड़ी साहब, गालबन रोखड़ी साहब को आवाज नहीं जा रही। रजा अरून साहब, आप बता दीजिए सर, पहले के टाइम लेकर जाते थे लंदन, मुलाकातें करते थे, अब जरा होश और हवास में रहें, 15 साल का हिसाब दें, अगली बात फिर सही। जो तारीखी हकायक हैं मुलाकातों के, वो तो अपनी जगह है ना, उससे कौन इनकार कर सकता है। वो उनके पास गए, ये इनके पास है, ये तो सब जब आपको एक कोलिशन में आप चले गए थे, आपने अलायंस बना दिया, आपने क्या पीडीएम नहीं बनाया था? पीडीएम में सब साथ नहीं बैठ गए थे? इससे पहले माजी में क्या 2008 में और 2008 में क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं बन गई थी? गुजरा नहीं आ गए थे, फिर नहीं बन सकी। ये सियासत में ये हलीफ भी बनते हैं, हरीफ भी बनते हैं, कोई मुस्तकिल बुनियाद पे थोड़ी फैसले होते हैं। फिलहाल एक इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन होने दें। इलेक्शन के अंदर जाहिर है कैंपेन यही चलेगी ना। मैंने तो एक छोटी सी मिसाल दी थी कि वो संजीदा हैं अपनी सियासत को दोबारा एस्टेब्लिश करने पंजाब में और मुल्क का वजीर आजम बनने के लिए, ठीक है, जिसका वो अमली सबूत दे रहे हैं। लेकिन इसका वो कहते हैं ना कि इसके लिए आप अपनी सिंध की कारकर्दगी सामने रखें, नवाज शरीफ की कैरेक्टर असैसिनेशन ना करें। वो नहीं करनी चाहिए। मैंने तो आपसे कह दिया ना कि एहतराम से गुफ्तगू होनी चाहिए, किसी को भी किसी की नहीं करनी चाहिए। कैरेक्टर असैसिनेशन इज डिफरेंट थिंग। ये कहना कि मैं आपको आपके घर में घुस कर रहा हूँ, ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है, ये तो एक चैलेंज है। ये तो चैलेंज दे रहे हैं, चैलेंज कबूल कर रहे हैं, उनके ग्राउंड पे जाके बात कर रहे हैं। जबरदस्त। दूसरी बात ये कि जो सिद्दीक भाई कह रहे हैं ना कि कराची में जो सीट छोड़ी है, सीट एडजस्टमेंट के नाम पे, वो बुनियादी तौर पे छोड़ी नहीं है। मुस्लिम लीग का उम्मीदवार तो आज भी खड़ा हुआ है ना, उसने तो विड्रॉ नहीं किया। जबकि वो सीट अगर शहबाज शरीफ साहब होते तो वो बुनियादी तौर पे अक्सरियती मुस्लिम लीग नून का इलाका है, वहां 4 या 5 यूसी जीती हुई है। तो उनको चाहिए था कि वो भी चूंकि मुल्क के वजीर आजम बनने जा रहे हैं, पंजाब के नहीं बनने जा रहे, तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी कि वो अगर कराची से एक सीट जीते तो ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध में एक अच्छा मैसेज जाता कि मुस्लिम लीग का लीडर जो है, प्रेसिडेंट जो है, फ्यूचर कैंडिडेट फॉर प्राइम मिनिस्टर है, वो कराची से अगर सीट जीता तो सिंध में उनकी संजीदगी नजर आती। ये तो उलट नजर आया ना। तो मैंने सिर्फ मिसाल के तौर पे वो बात की थी। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी परेशानी की बात है। इलेक्शन चल रहा है, अभी तो और गर्मा गर्म बातें होंगी, अभी तो बहुत गर्म गर्म मैसेजेस आएंगे, गर्म गर्म पैगामात एक्सचेंज होंगे। ये इलेक्शन की हीट अप कैंपेन में होता है। माय रिक्वेस्ट वाज कि हमारे लीडर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हें भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन हमें गुफ्तगू करते हुए अपने लीडरान के हवाले से बात करते हैं। मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ ना नवाज शरीफ साहब के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए, नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उनको मोहतरम समझता हूँ। मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं उनके लिए ऐसी बातें करूँ। मेरा लीडर करे वो अलग बात है। इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक, रोखड़ी साहब, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि शाहिद खाकन अब्बासी ने कहा कि कुर्सी की तो कोई अहमियत नहीं है, मैं वजीर आजम नहीं था बल्कि एक जॉब होल्डर था। तो बिलावल कह रहे हैं कि ये चौथी दफा जिसने आना है, जिसके साथ आप भी हैं, IPP भी है, वो फिर उनके साथ लड़ेगा तो उसकी कोई हैसियत नहीं, तो फिर ये लारे अवाम को दावे होने ही कुछ नहीं, तो फायदा इलेक्शन का, सब चीजों का। यानी दोबारा कहिए कि कुर्सी की अहमियत नहीं है। हाँ जी, उन्होंने कहा कुर्सी की कोई ताकत नहीं है। शाहिद खाकन अब्बासी ने कल कहा ये फेस्ट में जो लाहौर में और किसकी ताकत है? वो क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं वजीर आजम की कोई ताकत नहीं है, सिर्फ जॉब होल्डर है, CV देता है, एक्सेप्ट हो जाती है, जैसे नवाज शरीफ की। देखिए वजीर आजम होता है, बादशाह तो होता नहीं है ना। मुल्क को वो लश्कर के साथ फतह करके आता है। लॉ वजीर आजम के लिए भी उसी तरह है। और जो वजीर आजम अपने इदारों को और अपने आप को वजीर आजम समझते हुए चलाए तो उसके लिए तो ताकत ही ताकत है। हम ताकत चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि हम जिस तरफ देखें चीजें वैसी हो जाएं।
या हमें आकर कोई कहे कि जी लॉ ये चीज की इजाजत नहीं देता, तो हम कहें मैं जो कह रहा हूँ ये हो जानी चाहिए। तो मैं की ताकत तो नहीं होनी चाहिए, मैं की ताकत नहीं होनी चाहिए। तो लॉ के तहत उस सीट की ताकत है, जो सीट की लॉ के तहत ताकत को चलाना चाहता है फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। ठीक सर। अगर वो कहे कि मैं चाहता हूँ वैसे हो, तो फिर मैं की ताकत तो नहीं होनी चाहिए। अगर मैं वाली कुर्सी चाहिए तो उसकी ताकत वाकईतन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान को रूल्स रेगुलेशन के तहत चलाना चाहिए, मुझे बताएं अच्छा काम करने से रोकता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बैठे और वो अपनी सीट के ऊपर बैठ के एजुकेशन, बच्चे, यतीम, मस्कीन, जहाँ पे वो काम करना चाहे, किसने रोका किससे अच्छे काम करने को? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पॉजिटिव में चले जाए तो उसको किससे रोका? ताकत ही ताकत है। लेकिन कौन सी ताकत हम चाहते, कौन सी? कौन सी ताकत चाहते हैं, सवाल है। कौन सी ताकत है? कौन सी ताकत? किसी को नीचे लगाना, जेलों में एसी बंद करना? दैट्स ओके कि क्या हम ये चाहते हैं, क्योंकि वो एक प्रोटोकॉल है ना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, गाड़ियाँ, दरबान, ये वो आते हैं, तो आई थिंक कि फिर उस वक्त शायद हम ये समझने लग जाते हैं कि हम बादशाह बन गए हैं। चले यूएई वाले तो बादशाह हैं, सऊदिया वाले भी बादशाह हैं, उनका एक अपना सिस्टम है, लेकिन वो अपनी बादशाहत में भी अपनी चीजों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट को लेके आगे आके सबसे बड़ा इंटरेस्ट उनको होता है उनकी अपनी पब्लिक का, अपने मुल्क का, और उनको अपने मुल्क का सबसे ज्यादा सिस्टम, और उनको एक फायदा। अच्छा मुझे साथ इसमें बता दें, फिर मैं उनसे भी पूछता हूँ कि ये चौथी दफा भी नवाज शरीफ उन्हीं के साथ लड़ेगा जो इस दफा भी उसे ला रहे हैं बकौल बिलावल? मेरे से पूछा आपने? जी मेजर साहब आपसे। देखिए आई थिंक if he gets the chance, who knows किसको चांस मिलता है। If he gets the chance, I think he should be the person जो कि पाकिस्तान के लिए एक यानी तजर्बा भी है, और एक आदमी को पता है कि अगर मैं आ गया हूँ तो मैं मोस्ट ऑनर्ड हूँ कि मुझे तीसरी दफा आगे चांस मिला है जो मैं आ रहा हूँ। तो मैं ये तो एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है उस बंदे के ऊपर, और उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इतना बड़ा चांस अगर मिल रहा है तो थर्ड टाइम दे दी, तो वो तो फिर लगा देनी चाहिए इस मुल्क की बेहतरी के लिए, और ताकि चांस मिले। तो अगर चांस पीपल्स पार्टी को मिलता है तो पीपल्स पार्टी को यही काम करना चाहिए। चांस किसी को भी मिले तो वो चांस है किस लिए? पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान की सीट है। वो चांस कोई जाति प्रॉपर्टी या कोई किसी इतनी जिंदगी लगा देनी चाहिए। सही सर। मौजूदा की हम मिसाल देते हैं, चाइना की मिसाल देते हैं, दूसरे ममालिक के लीडर्स की मिसाल देते हैं। तो उन्होंने कैसे किया? डाउन टू अर्थ हो गए और कौम के साथ खड़े हो गए, कौम को इंस्पायर किया, उनको उनकी अखलाकियात को उन्होंने आगे लेके आए। आप अरब स्टेट्स को देख लें, आप उनको अपने लोगों के साथ। मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो जनूबी पंजाब की, ईरान को देख लें, आप चाइना को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, जहाँ पर भी ये वाला रास्ता चला है हुक्मरानों के और पब्लिक के दरमियान। हुक्मरान नहीं बनना चाहिए, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉलोनियलिज्म का, हुक्मरान वो जो हम उससे हम निकल आए तो पाकिस्तान का बेहतरीन मुल्क है, कोई इशू। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो आईपीपी का भी इतनी सीट्स कितनी आप दे रहे हैं या कितनी कंटेस्ट इलेक्शन में आप हासिल कर सकते हैं, क्या सेटअप बनाएंगे? जनूबी पंजाब का भी आज जहांगीर तरीन ने वादा किया है कि उसको भी एक दिन सूबा बनना ही है। मैं पूछता हूँ आपसे सिद्दीकुल फारूक साहब, एक तो जिस तरह शाहिद खान ने मजीद बात की, उन्होंने कहा अगर नवाज शरीफ को 100 में से 30 सीटें भी 100 लेने चाहते हैं ना तो 30 सीटें भी ले लें, लेकिन अपना मोराल को डाउन ना करें, उनके कंधे पर ना आए। तो बिलावल कह रहे हैं अगर आ भी जाएं तो फिर उनके साथ लड़े ना प्लीज यार। देखिए शाहिद खान साहब अब जो बातें कर रहे हैं, शाहिद खान साहब से मेरी दोस्ती है। हाँ जी आई नो। और ये वालिद साहब से शुरू हुई, खाकान अब्बासी शहीद से। जब ये वजीर आजम बने उस वक्त इनकी मेरी कुछ बातें मुलाकातें हुई, मैं अभी वो बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये जॉब था, अब जो बातें वो कर रहे हैं ये जब उन्हें मालूम हो गई थी पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने इस्तीफा दे देते कि मैं उसूली आदमी हूं, मैं उसूल परस्त हूं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा तो इख्तियार ही नहीं है। उन्होंने कहा था मेरा वजीर आजम तो नवाज शरीफ है, मुझे याद है 2017 में कि मेरे वजीर आजम तो नवाज शरीफ है। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आप ये देख रहे थे कि आपके पास इख्तियार नहीं, आप उस वक्त इस्तीफा दे देते। सही, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे आ जाए। आज सांप निकल गया और आप लकीर पीट रहे हैं। तो उनकी ये बातें
बेवक्त की रागनी है। असल में वो वज़ीर आज़म बनने के बाद अब वो जो चाहते थे कि पार्टी में उन्हें दूसरी पोजीशन हासिल हो, वो पोजीशन तो उन्हें दी गई, लेकिन अब ये अलग बात है कि अवाम अगरचे उनकी भी इज्जत करते हैं। चले मुझे वेरी क्विकली बता दें, चौथी दफा बनकर चौथी दफा उनसे लड़ेंगे तो नहीं ना, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं? बात सुने जी, ये हालात तब्दील होते रहते हैं। अच्छा, यानी उनको खबरदार होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। लड़ाई कोई चीज नहीं है, उसूलों की बात है। ठीक है। और उसूल ये हैं कि सिविलियन बालादस्ती हो, अवाम के मसाइल हल हो, फॉरेन पॉलिसी मुल्क के मफादात के ताबे हो, ठीक है सर। कहीं स्टेशन न ली जाए मुल्क के बाहर से। ये तमाम उसूल सब स्टेक होल्डर्स के साथ तय मेरा ख्याल हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता बेदारी भी हो चलो गई एक छोटी है। सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं सिद्दीक साहब, मजीद बात करते हैं। रज़ा हरून साहब भी मौजूद है, मेजर साहब भी मौजूद है। एक छोटी सी ब्रेक। एक बार फिर से खुशामदीद। रज़ा हरून साहब, ये बिलावल कैसे बात कर रहे हैं कि चौथी दफा आएंगे, अवाम को समझा रहे हैं कि वो चौथी दफा भी उनसे लड़ेंगे, उन्होंने उन्हीं के साथ मुकाबला करना है जो इनको ला रहे हैं। वो तो 21 अक्टूबर को आए, उन्होंने आकर जो बात की और हाथ में कबूतर उठा के उन्होंने अमन का पैगाम दिया, वो भी भूल गए आप लोग? नहीं, गुड लक टू हिम। वो अपनी सियासी पार्टी चला रहे हैं, वो अपनी सियासी बयान रखेंगे। बेस्ट विशेस टू नवाज शरीफ साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब, अल्लाह ताला उनको अपनी ख्वाहिशों में उनको में कामयाब करे। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब भी वजीर आजम बनना चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है, वो अपनी एफर्ट्स कर रहे हैं। इसमें कोई वो जुमलों को पकड़ के इस तरह एक दूसरे के साथ मिलाने से वकास भाई को फायदा नहीं है। ये सब होगा अभी तो आपको बहुत और सख्त जुबानें मिलेंगी, ये सब होता है, ये इलेक्शन की हीट का हिस्सा है। इसको इसी तरीके से इसको मैं समझता हूँ, लेकिन ये बात बड़ी सीरियस है ना। अगर आप बता रहे हैं, आप उस इदारे को भी पैगाम दे रहे हैं या जो भी एंटिटी है उसको पैगाम दे रहे हैं चौथी दफा आपसे लड़ेगा, तो ये तो बड़ी अगेंस्ट बात चली जाएगी उनके नवाज शरीफ के। तो ये कैसे आप कह सकते हैं कोई इंडिया कोई इशारा? ये सीरियस बात है। किसके अगेंस्ट चली जाएगी? किसके अगेंस्ट चली जाएगी? जिनको कह रहे हैं वो समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, समझने दो उन लोगों को। अच्छा, यानी कोई इंडिया होगा ना आपके पास, कहीं मसला। क्या हंस रहे हैं आप? आपको एक शेर सुना देता हूँ, छोड़े। खुश होते हैं ना कि वो डॉक्टर पीरजादा कासिम साहब का शेर है, जो फैसले पे आप बात करें अपने खिलाफ, ये पीटीआई के दोस्तों के लिए उनकी जो नायली थी फुकला की, कि अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, अपने खिलाफ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब है। आप बहुत अजीब है, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और मलाल भी नहीं। ये सदीक साहब, अब आपकी तरफ से भी एक शेर हो जाए जनाब, इसी सिचुएशन के ऊपर। किस सिचुएशन पर? इसी सिचुएशन के ऊपर, जिनसे मोहब्बत है उनसे कल को नफरत भी होने वाली है, हमेशा की तरह। बदला नहीं हूं मैं। सदीकुल फारूक साहब, बदला नहीं हूं मैं 40 सालों में भी। बढ़ाओ ना आपस में उल्फत ज्यादा, अच्छा, मुबादा हो जाए नफरत ज्यादा। जबरदस्त। इस दफा नफरत हो गई ना तो मुश्किल हो जाएगा बर्दाश्त करना, ये भी सोच लें जरा। मैं आप देखें, पॉलिटिकल लोगों में, सियासी लोगों में अच्छी बातें कर रहे हैं। जी जी, प्यार मोहब्बत से कर रहे हैं हम बात। कहूँगा कि बिलावल भुट्टो साहब अब बहुत दाएं बाएं यानी चौतरफी वो खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं। यार आप इज्जत मलूज़े खातिर रखनी है जरा। जी बोलिए। इसीलिए मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप उनकी किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। ठीक है, आपका अगर कोई उसूल ज़ाब्ता नहीं है, हम आपसे नहीं उलझते। अच्छा, आपकी आवाज सदा बा सहरा, आपकी आवाज जो है वो सदाए बाज गश्त आप तक ही गूंज के वापस आएगी। हमें कोई परवाह, जाए आप जितना मर्जी शोर मचा रहे हैं वो। यानी आप उस पहलवान को पहलवान ही नहीं समझते? है नहीं ना, है ही नहीं। रज़ा हरून साहब, मैं तो बस ये कहूंगा कि कल अगर कोलिशन गवर्नमेंट ही बननी पड़ी फिर वो फिर रज़ा हरून साहब, आप बड़े सच्चे आदमी हैं, खरे आदमी हैं, मजा आ रहा है आपसे बात करके। वकास भाई, सियासत में हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं है,
ना मुस्तकिल दुश्मनियां होती हैं, ना मुस्तकिल दोस्तियां होती हैं। अपनी अपनी पार्टी के, अवाम के, कौमी मफादात के इंटरेस्ट पैरामाउंट होते हैं। लिहाजा ये सब बातें, मैंने कहा ना, हीटअप की बातें। कल कोalition गवर्नमेंट बन रही होगी या बनने जा रही होगी तो दो बड़ी पार्टियां बैठ जाएंगी, तो फिर हम बना रहे होंगे ना हुकूमत। लेकिन एक बात ये ऐसे जो मेरा सदीकुल ख्याल जी है, जी जी फरमाइए सदीक साहब। ख्याल है कि ऐसी कोलिशन नहीं बनेगी जिसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग इकट्ठी हों, अब कम से कम आने वाले दिनों में। हैं, ये क्या और खबर दे लोगों दी से आपने? और जी हाँ सर, पीपल्स पार्टी शेर का शिकार करके ज्यादा सीटों पे आ गई तो क्या करेंगे आप लोग? आप उनके अगर उनके हाथों सीटों पे मजबूर आप होके उनके साथ कोalition में ना जाते हो, ये भी नजर आ रहा है। ये भी अगर नजर आ आप रहा है वकार भाई, आप तो दूर तक देख रहे हैं। मैं पूछ अगर रहा हूं उनसे। आपकी बात खुदा ना खास्ता ठीक हो गई तो फिर पीपल्स पार्टी के पास ज्यादा नशिस्तें होंगी ना जी। जी जी फिर ड्राइविंग सीट पे तो वो होगी। ठीक है, फिर आप इनके साथ नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने कोalition में पीपल्स पार्टी के साथ तो जाना ही नहीं है। ये मुझे सीनियर आदमी नून लीग का बता रहा है इस वक्त। मैं नहीं, ये हालात में मैंने ये नहीं देखिए, बता रहा, ये नहीं कह रहा सीधी बात। और बहुत सी पार्टियां हैं। बहुत सारी मौलाना पार्टियां, फजलुर रहमान साहब हैं, आईपीपी है, उसके और लिए पार्टियां। आपको कम से कम 150 सीटें जीतनी पड़ेंगी सर। चले अल्लाह मेहरबानी करेगा, हम अब मैदान में हैं। अच्छा, हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है, हम जिद्दोजहद कर रहे हैं और अपनी कारकर्दगी जो है उस पे भी हमें एतमाद है, बेशक नाज है। अल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करे। रजा अरुण साहब, ये जो बात करते करते सदीकुल फारूक कह गए कि चारों तरफ कोशिश कर रहे हैं बिलावल, लेकिन हाथ पल्ला नहीं पड़ा, तो उसके बाद वो आ जाते हैं नवाज शरीफ को डराने और उनको बताने की आपके साथ लड़ेगा। कोशिश आप भी कर रहे हैं, हो ही नहीं आपकी कोशिश। एक बात जो हमारी ख्वाहिशात होती है ना, वो ये होती है कि जमहूरियत बहुत अच्छी चल रही है, सारा निजाम बिल्कुल ठीक है, और हम लोग शायद कहीं नॉर्वे या स्वीडन में रहते हैं तो इलेक्शन उस तरह से होंगे और उन हालात में होंगे। जी फिर सर। हमें ख्याल आता है हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हाँ जी। इलेक्शन पाकिस्तान में हो रहे हैं, यहाँ की कुछ जमीनी हकायक हैं, कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, हम उसके दरमियान ही रहकर इलेक्शन लड़ते हैं ना। ये सिद्दीक भाई को तो मुझसे बेहतर पता है, ये तो बेशक। ज्यादा अरसे रहे हैं, उन लोगों से राब्ते में भी रहे हैं। तो ये जमीनी हकायक को एकदम नजरअंदाज करके आफाकी बातें तो नहीं की जा सकती। आई थिंक ही इज टॉकिंग वेरी प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक। जो हमारे मुल्क के जमीनी हकायक हैं उसी के हवाले से आपको अपनी सियासत भी करनी होती है, हुकूमत भी करनी होती है, और उनको साथ लेकर चलना होता है, उनके साथ चलना भी होता है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी, इट्स अ फैक्ट, आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। ठीक, चलिए सिंपल है। आखिरी हिस्सा मैं आप दोनों से पूछता हूं, मैं रोजाना पूछ रहा हूं हर एक से कि अगर आपकी हुकूमत आ गई तो वो 5 बड़े इकदाम आप क्या करेंगे? पहले सदीकुल फारूक साहब, फिर रजा हारून साहब। देखें जी, हम मईशत को सबसे पहले पकड़ेंगे एक पॉइंट कि जी। मईशत के बगैर मुल्क आगे जा ही नहीं सकता, ना आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं। और उसके लिए सनत, तिजारत, सरमायाकारी और ज़राअत, माहौल ठीक कर, उन्हें सहूलतें देना, सही सर। उसके साथ मुल्क में सियासी माहौल दुरुस्त करना, सियासी माहौल यानी दुरुस्त, उसके बाद लोगों को, पार्टियों को इकट्ठे बिठाना, एक डिस्कस करना, स्टेबिलिटी अगर लेके आना। अपोजिशन ठीक है, ठीक है। के उसूलों के तहत रहे। दो ये पॉइंट। उसके बाद हम आगे तालीम, तालीम, सेहत, सेहत, खारजा पॉलिसी खारजा पॉलिसी, उसके लिए बिलावल को रखना पड़ेगा जी। अच्छा, से फिर आगे। क्यों ना हो, खारजा पॉलिसी जो वो भी माशी प्रोग्राम के ताबे होती है, ठीक है, क्योंकि आज टाइम कम है। आज मैं ये तो 6-7 पॉइंट हो गए, आपने बता दिया कि बेसिक नीड्स हैं, उसके बाद इंटरनेशनल, नेशनली, यही हर एक का हुकूमत का, और ये अल्लाह करे इस दफा आप करके दिखा दें। रजा हारून साहब, योर टर्न सर। वो 10 निकाती एजेंडा रियलिस्टिक नहीं है जिसमें 300 यूनिट्स बिजली फ्री होगी, ये होगा, वो होगा, तलीम मुफ्त होगी। आपने खुद कहा स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, रियल पाकिस्तान है, IMF के दर पे है। बिलावल इतने बड़े बुलंदोबांग दावे ना करें जो कि पूरे नहीं कर पाएंगे। सवाल 10 नुकाती एजेंडा को बताया। मैं समझता हूँ बेरोजगारी को एड्रेस करना, कोई भी हुकूमत आएगी उसके लिए प्रायोरिटी होगी मईशत, बेरोजगारी, महंगाई। ये 3 प्रायोरिटी हैं इमीडिएटली अर्जेंट नौयत की, जिसको दुरुस्त करना जरूरी है, इस पे कंट्रोल करना जरूरी है। उसके अलावा जो सोशल सेक्टर है हमारा, जो सोशल सर्विस सेक्टर होता है, इसमें तालीम है, सेहत है, सेहत सफाई के इंतजाम है, मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने की बात है, सेहत कार्ड हो गया, किसानों के लिए काम हो गया, ये सब प्रायोरिटीज के ऊपर होंगे। तो मैं समझता हूँ कि वादे भी ऐसे होने चाहिए, और वादे और उम्मीदें आवाम को यही दिलानी है हमें, और इसकी कोशिश करनी चाहिए कि हम सब मिलकर, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं,
ये किसी एक पार्टी एक हुकूमत का काम नहीं होगा जब तक ये सब मिलकर नहीं करेंगे। जिस हालत में मुल्क की मईशत आ गई है, जिस हालत में एक आम आदमी की जिंदगी आ गई है, उस वक्त तक हम इसको बेहतर नहीं कर सकेंगे। और जो कहते हैं ना कि हमें तबाही का अंदाजा होना चाहिए, जिस तबाही के दाने पर हम लाके खड़ा कर चुके हैं अवाम को, ठीक है, अगर हमें तबाही का अंदाजा नहीं है तो फिर अजाब इलाही आएगा। अज़ाब हम इलाही सबको आएगा, अल्लाह मिलकर उससे बचा के रखे। और हम आपके सबको मिलकर जो दावे हैं वो रियलिस्टिक हों, इलेक्शन हो, पुरअमन हो, फ्री एंड फेयर हो, हम रोज़ाना पूछ रहे हैं और यही प्रोडक्टिव बातें होनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर। मंशूर अपना सामने रखना चाहिए और स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब एक दूसरे को नुक्कर से लगाना, उसे हटा दो मुझे ला लो, ये पाकिस्तान के अंदर कल्चर ख़त्म हो तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।